Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Mantavir and I'm here with a very interesting session. रिसेंटली अभी आपने एक स्कैम के बारे में तो सुना ही होगा जो कि है जेन स्ट्रीट, जो कि यूएस के एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है। उनके रिगार्डिंग सेबी ने एक बैन ऑर्डर निकाला है, एक इंटरिम ऑर्डर निकाला है कि दे हैव बीन बैन्ड फ्रॉम ट्रेडिंग फ्रॉम द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो क्या ये स्कैम है, क्या ये रियली में स्कैम है भी या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ द सेशन तक बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। इस स्कैम या जो भी बेसिकली मार्केट, कुछ लोग इसको स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको स्कैम बोल रहे हैं, जो रेगुलेटर बोल रहा है इट्स मोर लाइक ए स्कैम, तो वी विल यूज द सेम वर्ड्स एंड इसको काफी सिंपल मैनर में एक लेमैन के टर्म्स में समझेंगे। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें या टर्मोलॉजीज में यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, आपको बहुत ही सिंपल मैनर में इसका कंप्लीट लेआउट समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां आपको मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस, करंट अफेयर या आरबीआई वेबसाइट, सभी वेबसाइट्स के इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स की पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करता हूं फॉर फ्री। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581, दिस इज द कोड। ठीक है, चलिए आ जाते हैं इस स्कैम के ऊपर। देखो, अभी आप लोगों देखो, इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज हैं। ठीक है, आप अगर जेन स्ट्रीट करके सर्च मारोगे तो बहुत सारी न्यूज मिल जाएगी। सेबी बैन्स जेन स्ट्रीट, व्हाट मेजर्स रेगुलेटरी मेक टू अवॉइड द रेपुटेशन ऑफ दिस, इंटरिम ऑर्डर अगेंस्ट जेन स्ट्रीट नॉट टू शो कॉज नोटिस, हियर्स व्हाई नितिन कामत सेज बैन ऑन जेन स्ट्रीट कुड बी अ बैड न्यूज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, एंड बीएससी शेयर्स डाइव 7% आफ्टर सेबी बैन ऑन जेन स्ट्रीट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं दोनों इंटर रिलेटेड न्यूज हैं, इनके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको एक सिंपल सा बैकग्राउंड बता देता हूं कि यार ये चीज है क्या। देखिए, क्या है कि आपको थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में लेके चल रहा हूं। देखिए, क्या होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को आप थोड़ा सा समझिए। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सपोज यहाँ पे दो एंटिटी हैं, ए एंड बी। ए वॉन्ट्स टू सेल सम गुड्स, ठीक है, एंड बी वॉन्ट्स टू बाय सम गुड्स। तो ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लीगली वैलिड एस्पेक्ट होता है। हमारे यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो कि अगर दो पार्टीज एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो दोनों को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, मैंने भी एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसकी वजह से एक मेरे एम्प्लॉयर थे, दे यूज्ड टू हैरेस मी। ठीक है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड था, बिकॉज उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी दे वर नॉट, वी कैन से, वैलिड। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि सिंपल सी बात करें, ए एंड बी जो है वो दो पार्टी होती हैं, जो मतलब एक गुड एंड सप्लाई सर्विसेज सेल करना चाहता है, फॉर एग्जांपल कोई भी गुड्स वगैरह या समथिंग, एंड बी उसको बाई करना चाहता है। अगर वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हम इसको बोल सकते हैं। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल टर्म्स में किया गया है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में किया गया है, तो इसको हम डेरिवेटिव बोल देते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। इसके अंडरग्राउंड जो कमोडिटीज या अंडरलाइंग असेट्स क्या क्या हो सकते हैं? इट कुड बी सम कमोडिटी लाइक गोल्ड, सिल्वर वगैरह, कि यार ये जो है वो गोल्ड्स वगैरह कुछ बेचना चाह रहा है, कोई कमोडिटी, स्टील वगैरह समथिंग। इट कुड बी शेयर्स, शेयर्स खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो। ठीक है, इट कुड बी इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल। तो इसीलिए आप जब डेरिवेटिव पढ़ते हो तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ, वी कैन से, अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे अंडरलाइंग एसेट्स भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, ए कुछ गुड्स सेल करना चाहता है, बी कुछ गुड्स बाई करना चाहता है। अब ये बाई सेलिंग क्यों हो रही होती है? इसके दो रीजन होते हैं। पहला होता है हेजिंग, कि या तो आप कोई अपना रिस्क कवर करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, आप गोल्ड सेल करना चाह रहे हो, जस्ट मैं बता रहा हूं, आपको लगता है कि गोल्ड की प्राइस गिर सकती है। आपने अभी मार्केट में देखा हुआ है गोल्ड आ जाएगा 50,000 रुपए, है ना। और ऐसी वीडियो भी देखी होंगी कि गोल्ड की प्राइस 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगी, 2 लाख क्रॉस कर जाएगी। तो देखो, इट्स लाइक हेजिंग, कि आपको रिस्क दिख रहा है कि प्राइस गिर गई तो मेरा क्या होगा, तो आप गोल्ड सेल करना चाह रहे हो। मैं जस्ट एक सर्कमस्टेंसेस बता रहा हूं। हो सकता है बी को लग रहा हो कि यार 1 लाख पे गोल्ड चल रहा है, मैं इसको खरीद लेता हूं, इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, है ना। तो हेजिंग एंड स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब आप कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हो। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हेजिंग और स्पेकुलेशन की वजह से ए और बी एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, जहां पे एक पार्टी कमोडिटी या अंडरलाइंग एसेट को सेल करना चाहता है, दूसरा बाई करना चाहता है। और ये हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होगा? एक्सपायरी डेट पे इन दोनों को ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना ही करना पड़ेगा। अगर ए ने बोला कि मैं सेल करूंगा तो ए को ये सेल करना पड़ेगा, और बी ने बोला मैं बाई करूंगा तो मैं बाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस लीगल कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी से अगर आप बचना चाहते हो तो यहां पे एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन।
ऑप्शन दो तरह के होते हैं, ज्यादा डिटेलिंग में मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, ठीक है। बस एक सिंपल वे में समझाऊंगा। ऑप्शंस बेसिकली एक तरह की चॉइस होती है जो आप इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करा सकते हैं कि यार अगर मेरे को नहीं बाई करना तो मैं नहीं बाई करूंगा, ठीक है, और नहीं सेल करना तो मैं नहीं सेल करूंगा। तो ऑप्शंस हमारे दो तरह के होते हैं। कॉल एक होता है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में आपके पास राइट टू बाई होता है बट नॉट दी ऑब्लिगेशन, मतलब आपके पास खरीदने का हक है लेकिन आप चाहो तो आप मना कर सकते हो। उसी तरह एक पुट ऑप्शन होता है कि आपके पास राइट टू सेल है बट नॉट दी ऑब्लिगेशन, नहीं बेचना चाहते तो नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। अब एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ही ऑप्शन हो सकता है, या तो कॉल एंड या फिर पुट, ठीक है, जो यानी कि ए के पास अगर एक सेलर है तो वो पुट ले सकता है, या बी जो है वो बायर है तो वो कॉल ले सकता है। अब इसमें भी फर्दर टाइप होते हैं कि पहली चीज ये ऑप्शन ऐड कौन करता है, तो ऑप्शन यही दोनों पार्टी आपस में ऐड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल बी अगर कॉल ऑप्शन चाहती है तो वो यहां पे ए उसको ये सेल कर सकता है। सेल कर सकता है मतलब ए उसको ऑप्शन ऐड करने के लिए कोई प्रीमियम आस्क करेगा, फ्री में थोड़ी ना करेगा कि तुम्हारी टर्म एंड कंडीशन हो जाएगी तुम ना खरीदो, मेरा तो नुकसान है ना। तो बी यहां पे सॉरी ए यहां पे क्या करेगा, अगर आपको यहां पे ऑप्शन ऐड करना है तो आप मुझे एक प्रीमियम पे करो, तो यहां पे एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर ए को ऑप्शन ऐड करना है तो उसे बी को कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करना होगा, ठीक है। प्रीमियम इज बेसिकली सम अमाउंट पे करना होगा, नॉट फुल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट सम अमाउंट, ताकि वो ऑप्शन यहां पे ऐड हो जाए, ठीक है। अब ये ऑप्शन एक टाइम पीरियड तक के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अगर उस टाइम पीरियड तक आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो वो ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑप्शन एक तरह का आपके पास चॉइस होती है जिसे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं वापस आ जाता हूं, मैंने थोड़ा सा आपको डेरिवेटिव का एक बैकग्राउंड दे दिया है, ठीक है। अब वापस आते हैं जेन स्ट्रीट के केस पे। तो थोड़ा सा डेरिवेटिव आप समझ गए हैं, उसके अंदर आप ऑप्शंस को थोड़ा सा समझ गए हैं। डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी अंडरलाइंग असेट को लेके है, और कॉन्ट्रैक्ट जब एग्जीक्यूट होगा तो आपको या तो बाई सेल करना पड़ेगा, लेकिन अगर वहां पे कोई एंटिटी एग्जिट करना चाहती है लीगली उस कॉन्ट्रैक्ट से तो उसके पास एक ऑप्शन वो ऐड करा सकती है बाई पेइंग अ प्रीमियम टू दी अदर पार्टी, ठीक है। अब वो कॉल ऑप्शन हो सकता है, पुट ऑप्शन हो सकता है, जो कॉल बेसिकली दे रहा है दूसरे को, ठीक है, तो वो कॉल शॉर्ट हो जाएगा, जो ले रहा है वो कॉल लॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से फिर कॉल शॉर्ट कॉल लॉन्ग, पुट शॉर्ट पुट लॉन्ग भी पोजीशंस हो जाती हैं, उनके बारे में ज्यादा डिटेलिंग नहीं लेके जाऊंगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आई विल कीप इट सिंपल। बेसिकली आई थिंक आपको आसान समझ में आ गया होगा। ऑप्शन एक बेसिकली आपको चॉइस दे रहा है कि आप बाई या सेल कर सकते हो, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। तो आपके पास एक एग्जिट का ऑप्शन मिल जाता है, इजीली आप एग्जिट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन हां, अब यहां पे अगर सपोज आपने कॉल ऑप्शन लिया था, आपने प्रीमियम पे किया था टू एड द कॉल ऑप्शन, आपके पास राइट टू बाय था बट नॉट दी ऑब्लिगेशन, तो आपने प्रीमियम पे किया। मैं आपको एक सिंपल केस बता रहा हूं कि सपोज आप कोई गोल्ड खरीद रहे थे, आपने यहां पे ऑप्शन ऐड कराया था, ठीक है। अब ये जो गोल्ड आप खरीद रहे थे, आपके पास यहां पे कॉल ऑप्शन था, आपने यहां पे प्रीमियम पे किया था। अब एक्सपायरी पे आपको लग रहा है कि यार गोल्ड की प्राइस तो गिर गई है, सपोज 80,000 हो गई है, और आप उसको 1 लाख पे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में 1 लाख प्राइस है तो आप 1 लाख पे खरीदोगे, तो आपने यहाँ पे ऑप्शन ऐड किया हुआ था, कैसे, बाय पेइंग अ प्रीमियम टू ए। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप ये गोल्ड मत खरीदो। लेकिन ये जो प्रीमियम अमाउंट आपने पे किया है ए को, ये पैसा ए का हो जाएगा, ये ए का प्रॉफिट हो जाएगा और ये आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती तो वो बढ़ सकती थी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कुछ भी हो सकती थी, कितनी भी हो सकती है जब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। तो उस केस में बी को प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता था, लेकिन अब अगर आप देखो लॉस कितना हुआ, लॉस लिमिटेड हुआ। लॉस कितना लिमिटेड हुआ, प्रीमियम के इक्विवेलेंट। तो बेसिकली ऑप्शंस एक तरह का मैकेनिज्म है, आप अपने रिस्क को हेज कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई प्राइस गिर रही है, सपोज ये ए का जो गोल्ड था वो प्राइस गिर रही है और ए ने प्रीमियम ऐड कराया होता, तो ए का प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता था, लॉस लिमिटेड, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीका होता है ऑप्शंस का एंड डेरिवेटिव्स का, वाई हेजिंग एंड स्पेक्यूलेशन। अब थोड़ा सा इस केस पे वापस आ जाते हैं। जेन स्ट्रीट, जेन स्ट्रीट क्या करता था, आप एक चीज समझो, जेन स्ट्रीट क्या करता था कि जैसे आपका ऑप्शन एक्सपायरी डे है, मतलब आज आपका ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, तो देखो दोनों साइड
सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, एक सिंपल एग्जांपल, मैंगोज को लेके। सेब की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 100 रुपए, ठीक है। सपोज आज मार्केट ओपन हो रहा है, आज प्राइस चल रही है 100 रुपए। कुछ लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि ये प्राइस ऊपर जाएगी, सपोज 110। कुछ लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि प्राइस जाएगी नीचे, और दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस ले रखी होंगी, ठीक है। अब सपोज मैं यहां पे अगर आप लोगों को बताऊं कि जेन स्ट्रीट क्या करता था, बिकॉज इनके पास है पैसा, तो वो क्या करते थे, वो मैंगोज खरीद लेते थे। खूब सारा पैसा था इनके पास, तो ये मैंगोज खरीद लेते थे ओवर क्वांटिटी। अब आप सडनली देखिए बहुत सारी डिमांड आएगी, तो डेफिनेटली प्राइस जाएगी ऊपर की तरफ। अब मार्केट में ये प्राइस जब ऊपर जाने लगेगी, तो लोग जिनको लगता था कि यार ये प्राइस गिर जाएगी, वो अपनी पोजीशन एग्जिट करने लगेंगे, ठीक है। एक्सपायरी का डे है, प्राइसेस ऊपर जा रही है, मतलब यार ये लोग एग्जिट करने लगेंगे, ठीक है। ये एग्जिट करने लगेंगे, एंड इनको लगने लगेगा कि यार यहाँ पे जो है लोग, ये प्राइस ऊपर जा रही है, तो शायद यहाँ पे और भी पोजीशंस आने लगे, ठीक है। अब वो क्या करते थे, जैसे ही मार्केट क्लोजिंग के पास आता था, वो सेलिंग कर देते थे, सप्लाई तुरंत मार्केट में आ जाती थी और प्राइस गिर जाती थी। उन्होंने ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन ली होती थी, ठीक है, जिसकी वजह से प्राइस गिरेगी तो वो प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। अब ये प्राइस गिर गई, तो जिन्होंने यहां पे पोजीशंस ली हुई थी उनका नुकसान हो गया। और ये पोजीशंस कौन लेते हैं, ये पोजीशन जनरली रिटेलर्स लेते हैं, क्योंकि रिटेलर्स प्राइस तो मैनिपुलेट कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं इनके पास पैसा है, तो ये अंडरलाइन कमोडिटी की प्राइस को मैनिपुलेट करके अल्टीमेटली ऑप्शंस में इन्वेस्टर्स के साथ खिलवाड़ करते थे। दिस वॉज मोर लाइक अ लोडिंग अनलोडिंग टैक्टिक। सुबह आपने पैसा डाला, प्राइस को पंप किया, एंड शाम को आपने अनलोड कर दिया, सारी सेलिंग कर दी, प्राइस को गिरा दी, एंड अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर यहां पे फंस गया, ठीक है। तो ये थी आपकी लोडिंग अनलोडिंग टैक्टिक, जो यहां पे जेन स्ट्रीट यहां पे यूज करता था, बिकॉज दे हैव दी फाइनेंशियल मसल, उनके पास पैसा है, वो अंडरलाइन कमोडिटी की प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी वजह से जब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो आप किस में करते हैं, मैं उनको बोलता हूं मैं कैश में करता हूं, क्योंकि एफ एंड ओ इज हाईली मैनिपुलेटेड मार्केट। एफ एंड ओ अगर आप देखो, मार्केट में आपके साथ खिलवाड़ करने के लिए ही बनाया गया है, काइंड ऑफ। मैं देखो ऐसा क्लियर नहीं बोलूंगा, क्योंकि सेबी इज देयर और सेबी कहीं ना कहीं इन चीजों को रोकने के लिए है, बट सेबी ने ही रिटेल इन्वेस्टर्स को अवेयर यहां पे किया था कि ऑलमोस्ट 93% रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं यहां पे पैसा लूज करते हैं, और जो पैसा कमाते हैं 7% रिटेल इन्वेस्टर्स, उनका हार्डली अगर आप एवरेज रिटर्न निकालोगे तो पर ईयर इज हार्डली 30,000, जो कि बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, इसलिए मेरे कई स्टूडेंट जो मेरे से पूछते हैं, मैं कभी कोई टिप ट्रिक नहीं देता, और मैं क्लियरली बोलता भी हूं कि अगर आप देखो आपको फाइनेंशियल मार्केट समझना है तो आप पहले बेसिक से समझो, एंड एफ एंड ओ से दूर रहो, ठीक है। दिस इज द रीजन यार, क्योंकि ये देखो ये क्या लोग हैं, ये इनके पास पैसा है और इनके पास एक्सपर्टाइज है, ये पैसे से कहीं ना कहीं प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। दे कैन लोड मनी, दे कैन अनलोड मनी, एंड दे कैन प्ले विद योर इमोशंस। इसलिए सोच समझ के एफ एंड ओ करना चाहिए विद द एडवाइजरी फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। तो यही वो करते थे, और वो किस सेगमेंट में ये चीज करते थे, वो करते थे बैंक निफ्टी में। मैंने यहां पे एग्जांपल बैंकों का लिया है, लेकिन जो जेन स्ट्रीट किस इंडेक्स में करता था, बैंक निफ्टी में। वो बैंक निफ्टी में जो जो शेयर्स हैं उनको खरीदते थे, देन उनको सेल कर देते थे, प्राइस गिर जाती थी, एंड अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये तो था जेन स्ट्रीट का स्कैम। इस चीज के बारे में एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है, 2024 से स्टॉक एक्सचेंजेस इसके बारे में अवेयर करते आए हैं सेबी को, लेकिन सेबी ने यहाँ पे थोड़ा सा लीनियंट व्यू रखा। ये भी एक यहाँ पे पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म आ रहा है कि स्टॉक एक्सचेंजेस वर making complaint regarding this kind of tactics used by Jane Street, एंड वो 2024 से इसके बारे में अवेयर थे। कहीं ना कहीं सेबी ने भी इसके रिगार्डिंग कुछ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कमिटीज बनाई, एंड फाइनली अब उन्होंने इस पे एक इंटरिम ऑर्डर दिया कि वी आर बैनिंग जेन स्ट्रीट्स टेम्परेरी फॉर नाउ। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है दोस्तों, वाई नितिन कामत सेज बैन ऑन जेन स्ट्रीट कुड बी अ बैड न्यूज फॉर बोथ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड ब्रोकर्स। देखिए अगर आप देखो, एफ एंड ओ सेगमेंट एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे डेली बेसिस पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग इन्वॉल्व, और इसमें ह्यूज अमाउंट में से ऑलमोस्ट 50% मनी कहां से आता है,
दैट इज थ्रू दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो अगर सेबी इन जैसे इंस्टीट्यूशंस को बैन कर देगा तो अल्टीमेटली ट्रेडिंग एक्टिविटीज विल, मतलब उन जो यहाँ पे F&O सेगमेंट है उसमें ट्रेडिंग कम होगी डेफिनेटली, ठीक है। एंड जिसकी वजह से जो ब्रोकर है उनका कमीशन का नुकसान होगा, स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी थोड़ा सा बेसिकली ट्रेडिंग लेस होगी तो अल्टीमेटली उनका भी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी, जिसकी वजह से आपने वो देखा था ना BSE का शेयर जो है वो नीचे गिरा 7% एंड ऑल। बट यार देखो अल्टीमेटली ट्रेडिंग अगर आप ऑफर कर रहे हो तो इट शुड नॉट बी ए मैनिपुलेटेड एक्टिविटी, ठीक है। सेबी ये कहीं ना कहीं क्लियर मैसेज देना चाहता है कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो आप मैनिपुलेशंस मत कीजिए, यू शुड हैव अ वाइज स्ट्रेटेजी, ठीक है। दिस इज मोर लाइक अ मैनिपुलेशन, क्योंकि एक रिटेलर के पास चॉइस नहीं होती यार प्राइस को मैनिपुलेट कर पाना। आपके पास पैसा है तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो, इसीलिए कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि जेन स्ट्रीट वाज यूजिंग अ स्ट्रेटेजी, दिस वाज नॉट अ मैनिपुलेशन। लेकिन व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ मैनिपुलेशन, बिकॉज हर इन्वेस्टर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइस को मैनिपुलेट कर सके, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ मैनिपुलेशन। एंड सेबी ने जो यहाँ पे स्टेप लिया है वो बहुत सही स्टेप है। एंड अगेन आई वुड लाइक टू ऐड अप कि भैया अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, डिस्कस द थिंग्स अबाउट दिस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, सीखो समझो। F&O एक कहीं ना कहीं, बिकॉज ये एक क्लियर एग्जाम्पल है जो मैं बोलता भी हूं कि इट इज ए हाईली मैनिपुलेटेड मार्केट हो सकता है अगर आपको चीजें समझ नहीं आती, ठीक है। तो बेटर है कि देखो रिस्क जरूरी नहीं है कि ओवरनाइट पैसा बनाया जाए, स्लो एंड स्टेडली यू कैन मेक मनी। तो यू कैन यूज रिस्क मैनेजमेंट टैक्टिक्स जिनके थ्रू आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हो रेदर देन शॉर्ट टर्म शॉर्टकट्स लेने के बजाय, अगर मैं बोलूं तो, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जीरोधा के फाउंडर जो है नितिन कामत जी कह रहे हैं वो बेसिकली ट्रेडेबिलिटी एस्पेक्ट से, प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट से कह रहे हैं कि इस तरह का बैन जो है वो बैड न्यूज है ब्रोकर्स के या फिर स्टॉक एक्सचेंज के एस्पेक्ट से, लेकिन कहीं ना कहीं रिटेलर्स के एस्पेक्ट से अगर हम बोले तो दिस इज अ गुड न्यूज। दिस शोज कि भैया हमारा सेबी जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है टू प्रिवेंट द इंटरेस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो दोस्तों दिस इज इट अबाउट दिस न्यूज़। आई थिंक ये न्यूज़ जो है ये आपको समझ में आई हो और इससे रिलेटेड जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एंड आई होप आई हैव डिलीवर्ड जस्टिस की जो मैंने बोला था कि आपको सिंपल मैनर में समझाऊंगा, आई होप आपको समझ में आया हो। समझ में आया हो तो बाद में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो, क्या सेबी एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा, या एज ए इन्वेस्टर आप कभी F&O सेगमेंट में एंटर करना चाहोगे या नहीं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एज ए पर्टिकुलर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन अगर आप जानना चाहो तो देखो भैया मैंने अपनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपना F&O सेगमेंट डीएक्टिवेट किया हुआ है, वो शायद कभी मैं एक्टिवेट ना भी करूं, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप अपनी चीजें जो है फाइनेंशियल एडवाइजर्स के थ्रू डिस्कस करें। इसी के साथ सेशन कर रहा हूं रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।